जो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी कभी नहीं रही कि सत्ता में कौन आया कौन गया। 2014 में जिस तरीके से इस देश के हिंदू को, मेजॉरिटी को पॉलिटिकली, सोशली गाली दी गई, उससे हिंदू ने कहा कि हम एक पॉलिटिकल टेररिस्ट बन के ही दिखाई देते हैं। अब उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार में कुछ राष्ट्रवादी लोग आ गए। अब उनको यह अंदाज़ा नहीं था। आप सबको याद होगा कि 26/11 कब हुआ था, वो भी इलेक्शन से पहले की बात थी। लेकिन कुछ कुछ बातें दिल्ली से यहाँ नहीं पहुँचती हैं। जिस वक्त दिल्ली में, बॉम्बे के अंदर 26/11 हो रहा था, उस वक्त के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उस रात दिल्ली में मौजूद थे, जो इस वक्त भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो जब आप भारत से पाकिस्तान को देखते हैं तो आपको यहाँ के अखबार, अल्लाह उनको थोड़ी अकल दे, इतना बड़ा के लिखते हैं, लगता है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी ताकत है। और ये जो ख़ास तौर से जो हमारा वर्नाकुलर मीडिया है, मतलब लगता है कि जिस दिन हेडिंग लिखते हैं उसके बाद फिर वो शब्द पैदा ही नहीं होगा, लगता है आखिरी बार लिख देते हैं, वो बड़े से बड़ा शब्द लिखते हैं। और उसकी वजह से आपने भारत के जनमानस के ऊपर एक साइकोलॉजिकल डर पैदा कर दिया है उस देश के बारे में, जो देश अपने आप से डरा हुआ है। जो बची कसर है वो हमारे मुल्क में कई मुसलमानों की दुकानें हैं, कोई 30-40, उसमें भी बड़े बड़े लोग हैं, आजिल फाजिल, वो भी आपको डराते हैं। लेकिन 2014 में आप कौन सरकार आई या नहीं आई, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बदलाव मेरे लिए है कि पहली बार मैं इस देश में 4 या 5 लोकसभा इलेक्शन कवर करने के बाद मैं देखता हूं कि जो राष्ट्रवादी ताकतें थीं, उनको अपने हिंदू होने पे जो अपोलोजिस्टिक थे वो समाप्त हो गया है। अपने आप को हिंदू कहने में जो लोग शर्माते थे, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने से बचते थे, अपने आप को हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते थे, उनकी गिनती डे बाय डे कम होती जा रही है। ये बदलाव किसी भी समाज में, और ख़ासतौर से भारत जैसे समाज में, जहाँ हर 7 किलोमीटर की दूरी पर भाषा से लेकर संस्कृति सब कुछ बदल जाता है, उसमें अगर ये बड़ा बदलाव आया है तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, चिदंबरम साहब से लेकर के इन सब लोगों को इतनी दुआ दीजिए कि इनकी उम्र लंबी हो जाए। अगर इस देश की राष्ट्रवादी ताकतों को यही लोग जगाने में कामयाब हुए तो हम कहते हैं ये और पैदा हो जाए। अब हमारे यहां इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कश्मीर का मुद्दा है, कुछ घटनाओं का मुद्दा है, लेकिन अभी सुशील पंडित जी से आपने बहुत सारी चीज़ें कश्मीर के जानिब से सुनी होंगी। इस देश में पिछले 70 सालों में अपीज़मेंट की पराकाष्ठा ये रही कि आपके मुल्क में कब 500 पाकिस्तान बन चुके हैं इसका अंदाज़ा ही नहीं आपको। और ये समय समय पे जब नजर आते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो बड़ा तत्कालिक होता है। याद कीजिए 1990 के पहले के कश्मीर को, और अगर उससे पहले याद करना है तो 1935 के लाहौर को याद कीजिए।
ये स्थिति इस देश में, चाहे मालदा हो, चाहे कैराना हो, चाहे रामपुर हो, चाहे करीमगंज हो, ये 500 जगह हैं जहां आप पिछले 30 साल के अंदर 60% से 11%, 12%, 13% रह गए हैं। ये डेमोग्राफी जो बदली है, ये कोई इसलिए नहीं बदली है कि जो लोग कहते हैं कि हम दो, हमारे दो की वजह से हिंदू पीछे हो गए हैं और वो हम दो 12 कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं और हमको भौतिक जो सुख है उसके साधनों के जुटाने में हमारी सारी क्षमता जाया हो रही है। और हम ना तो इतिहास से कुछ समझना चाहते हैं, और जो हमारे सामने घट रहा है हम उसको अवॉइड करने में तो एक्सपर्ट हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। 1947 से पहले जो कोविंद साहब जिस महल में रह रहे हैं दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में, उसमें कोई और रहता था? क्या वजह है कि लोग अब टेलीविजन पे नहीं खुलेआम ये बात कह रहे हैं? हम तो बचपन से सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी तालीम और पैदाइश उस जगह की थी जहाँ से आइडिया ऑफ पाकिस्तान निकला, क्योंकि हमारे वालिद साहब वहाँ स्टेट ऑफिसर थे। तो हम तो जब छोटे थे तब से सुन रहे हैं ये बात। तो मुझे कुछ बातें नई नहीं लगती, लेकिन जब मैं बोलता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारे देश को सच में सच्चाई बताई नहीं गई है। लोग कहते हैं कि अब हम मकान क्यों बनवाएंगे भाई? हमारा मकान बन रहा है, हम 20 साल वेट नहीं कर सकते। हमने कश्मीर में भी तो मकान नहीं बनवाया था, हमने मालदा में भी तो मकान नहीं बनवाए थे। तो हमारा क्या दिमाग खराब हुआ है कि हम ये खामखा का इन्वेस्टमेंट करें? रामलाल श्यामलाल मकान बनवा रहे हैं, 20 साल बाद ये जाएंगे, हम रहेंगे इसमें। इस थॉट को समझिए। और इसी थॉट के चलते 500 कश्मीर बन गए इस देश में। उनको इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके 12 बच्चे में से 11 बच्चे पंचर की दुकान कर रहे हैं। उनको एपीजे अब्दुल कलाम बनाने का शौक नहीं है अपने यहां। ये इस गलतफहमी से वो दूर हैं। लेकिन हमारा एक बच्चा होगा, वो अमेरिका में जाके शिक्षा लेगा और फिर शिक्षा लेके यहां आएगा और यहां के हालात देख के वापस चला जाएगा और माँ बाप को साल में एक बार फोन कर लेगा, बात खत्म हो गई। तो इस हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा भाई? दोस्तों, हर क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी अपने धर्म के बारे में जानना और पढ़ना है। हर स्कूल या कॉलेज आपको ये नहीं पढ़ाएगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के आधारित सिलेबस के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार, भारतीय जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद और BR अंबेडकर के सिद्धांतों और जीवन दर्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। सारंग ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यही है कि छात्रों को सामाजिक और नैतिक मूल्य सिखाए जाएं। हेडगेवार, उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद संघ के हिंदुत्व पंथ का हिस्सा है, जो सत्तारूढ़ बीजेपी के वैचारिक और राजनैतिक परामर्शदाता के रूप में माने जाते हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक और शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाने वाले भारत के महान चिकित्सा शास्त्रीय महर्षि सुश्रुत के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि तमाम बड़े चेहरों के बारे में अब उन्हें पढ़ाया जाएगा। सारंग ने कहा कि एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी के प्रथम वर्ष में पाठ्यक्रम में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। हेडगेवार जी, उपाध्याय जी, स्वामी विवेकानंद जी, अंबेडकर जी और अन्य महान हस्तियों के बारे में व्याख्यान दिया जाएगा। नैतिक मूल्यों को उनकी जिंदगी में लाया जाएगा। इन महान हस्तियों के जीवन दर्शन पर दिए गए लेक्चर छात्रों में नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ साथ सामाजिक और चिकित्सीय नैतिकता को जागृत करेंगे। एमबीबीएस छात्रों के लिए अगला शैक्षणिक सत्र इस साल तक शुरू होने की संभावना है। सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला सराहनीय है और छात्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए आवश्यक भी है। इस प्रकार का शिक्षण पूरे भारत में देना चाहिए या नहीं, और इस पूरे विषय पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में अवश्य बताएं।
दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।